अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम तर बच्चे बखैर आफ़ियत होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपसे माई स्टडी कैम के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और आज हम बेसिकली जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस बेसिकली है क्यों, वो देखते हैं। बच्चों, अभी तक जो हमने केमिस्ट्री पढ़ी है चैप्टर नंबर 1, ठीक है, 2 में, 3 में, 4 में एंड 5 में, बेटा वो जस्ट आप यूं समझ लें कि एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा है। अभी तक हमने इकट्ठा रिएक्शन एक दफ़ा भी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। चैप्टर 1 में एटम, मॉलिक्यूल वगैरह का कॉन्सेप्ट था, 2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3, 4, 5, 6 में मैटर, 5 में मैटर। अब स्टार्ट हो रही है आपकी एक्चुअल केमिस्ट्री, जिसे मैं केमिस्ट्री कहूंगा। दैट इज बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल वर्ड इधर रिप्रेजेंट कर रहा है केमिस्ट्री को, और इक्विलिब्रियम वो मैं आपको भी समझाऊंगा। अच्छा, इस चैप्टर में हमने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें देख रही हैं, ये चैप्टर आपकी रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। असल में केमिस्ट्री का क्लाइमैक्स किसे कहता हूं मैं? केमिस्ट्री का क्लाइमैक्स है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या होता है। और हम बेसिकली इस चैप्टर में बेसिक्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन के अंदर कौन कौन से चीज़ें होती हैं। ठीक है, बस यूँ समझ लें कि ये जो इक्विलिब्रियम वाला ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंटर्ड अराउंड है रिएक्शन की बेसिक्स के बारे में, कि व्हाट इज रिएक्शन एंड व्हाई इट टेक्स प्लेस। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस का ये आंसर करता है। अच्छा बच्चों, सबसे पहली चीज़ है कि रिएक्शन क्या होता है। बेटा, केमिस्ट्री में जब दो एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उनको हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 मोल हैं H2 के और 1 मोल है ऑक्सीजन का। इन दोनों ने इंटरेक्ट किया आपस में और क्या बना दिया? H2O। इट इज़ बेसिकली अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इधर चले आप इधर वो भी लिख लें, इधर आपके पास प्लैटिनम होता है एज अ कैटलिस्ट और हीट देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये पूरा एक रिएक्शन हुआ है। इस रिएक्शन के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ों को मार्क डाउन कर देता हूँ बेटा। दिस एंड दिस, ये दो एक चीज़ें हैं, मतलब इनको हम केमिस्ट्री में या रिएक्शन की टर्म में जस्ट एक का नाम देते हैं, डैट इज रिएक्टेंट्स। जो आपके एरो के लेफ्ट साइड, ये एरो है, उसकी टेल यानी कि लेफ्ट साइड पे चीज़ें लिखी होंगी वो सारी होंगी रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड पे लिखी होंगी बच्चों वो क्या होंगी? दैट इज सेड टू बी प्रोडक्ट्स। ठीक है, राइट साइड पे एरो के या एरो हेड की तरफ क्या होता है? आपके पास प्रोडक्ट। ठीक है, टेल रिएक्टेंट की तरफ होती है और जो हेड है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम रिएक्टेंट की डेफिनेशन को देखें तो रिएक्टेंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं इसको बड़े सिंपल वर्ड में डिफाइन करूंगा। दैट इज बेसिकली द सब्सटेंस दैट कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंस दैट कंबाइन, जो कि जुड़ते हैं आपस में। ठीक है, देखें H2 एंड हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दोनों के दोनों बिल्कुल आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन आपस में कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इंटरेक्शन शो ज़रूर करेंगे। और प्रोडक्ट हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। क्या वाटर रिएक्टेंट वाली साइड पे मौजूद है? नहीं,
वो सिर्फ किधर मौजूद है, प्रोडक्ट साइड पे। क्यों? क्योंकि ये एक नया सब्सटेंस है जो बना है इस रिएक्शन के नतीजे में, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड मेरे बच्चों। अच्छा, ये तो हो गई रिएक्शन की कहानी, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि रिएक्शन की बेसिकली कितनी टाइप होती हैं। मैं इधर थर्मोडायनामिकली बात नहीं कर रहा, मैं इधर जस्ट बेसिक दो टाइप्स की बात कर रहा हूं कि दो तरह के रिएक्शन आप पढ़ेंगे या होते हैं। एक को हम कहते हैं, इधर पहले लिखें रिएक्शन, ठीक है, और इसके एक साइड पे लिखें आप इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये क्या होता है, ठीक है, और इरिवर्सिबल RX का मतलब क्या होता है, रिएक्शन, और दूसरी साइड पे आप लिख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। लफ्ज शो कर रहा है कि ये रिवर्स होने और ना होने के रिलेटेड है, ठीक है। रिवर्स का क्या मतलब होता है, रिवर्स का मतलब होता है बिल्कुल पहली हालत में आ जाना, ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, पहली हालत में आ जाना, ठीक है। हम इधर एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना ज्यादा मैं बेहतर समझता हूं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होगी अ रिएक्शन दैट प्रोसीड्स, जो कि यू कैन से कि जो कि टेक प्लेस करता है या अमल दरामद होता है या चलता है, ठीक है, प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। यानी मैं इसकी आपको समझाता हूं। हमने ऊपर क्या लिखा, H2 प्लस 2H2 प्लस O2, वो कंबाइन होके क्या बना रहे थे, वाटर। अगर वाटर टूट के H2 एंड O2 बना दे, 2H2 और O2, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इस साइड पे भी हो रहा है, इस साइड को वाटर बनेगा और इस साइड को वापस H2O2, तो रिएक्शन दोनों साइड पे हो रहा है। लेकिन इररिवर्सिबल का मतलब क्या होगा कि रिएक्शन सिर्फ पानी बना रहा है, एक साइड को मूव कर रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है रिएक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, और रिवर्सिबल रिएक्शन, अ रिएक्शन दैट प्रोसीड इन बोथ वे, अ रिएक्शन दैट proceeds in both directions। अब इसका क्या मतलब है, हम इसको रिवर्सिबल क्यों कहते हैं। मैंने आपको रिवर्स लफ्ज का मतलब बताया कि बेटा इसका मतलब होता है कि पहली हालत में वापस आ जाना, पहली हालत में वापस आ जाना। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखना चाहूंगा, ठीक है, और वो रिएक्शन है, इधर हम वाटर वाला लिख लेते हैं, 2H2 प्लस O2 और एक एरो लगाएंगे, गोज टू वाटर, यानी कि H2O, 2H2O, है ना। अच्छा, इस तरह मैं लिखना चाहूंगा एक रिएक्शन दैट इज H2 प्लस I2, इट गोज टू फॉर्म 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। मैंने इधर डबल एरो लगाया है, इधर एक इस तरफ नहीं लगाया बल्कि मैंने इस तरफ भी लगा दिया। इस तरह मैंने क्यों लगाया, बेटा होता क्या है इस रिएक्शन में, H2 और I2 कंबाइन होके क्या बनाते हैं, 2H2, और 2HI टूट के क्या बनाते हैं, I2 एंड H2। तो रिएक्शन दोनों साइड पे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट भी टेक प्लेस कर रहा है और राइट टू लेफ्ट भी टेक प्लेस कर रहा है, यानी अकर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ और आप डिफरेंसेस लिख लें, ठीक है। मैं एक सेकेंड इस लाइन को थोड़ा सा लेंदी करना चाहूँगा, चलें, ओके, मैं इसको दोबारा बाद में बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट आर स्टेबल बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट जो वाटर बन रहा है ना वो स्टेबल है, प्रोडक्ट आर स्टेबल। बेटा कोई चीज देखो वाटर अगर टूट के H2O2 बनाता है ना, ठीक है, उसके लिए उसको क्या चाहिए कि ये जो चीज है ये टूटती कब है,
यानी प्रोडक्ट का अगर वो आगे से ये दो चीज़ें बना रहा है यानी अपने कंपोनेंट्स में तकसीम हो रहा है, वो सिर्फ उस सूरत में होगा जब वो अनस्टेबल होगा। डिसएसोसिएशन सिर्फ उस सूरत में होती है जब चीज़ अनस्टेबल होती है। अगर आपको ये भी याद रख लें, H2 को तोड़ के H2O को तोड़ के H2 और O2 निकालना है तो आपको टेम्परेचर चाहिए 1500 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मेरे बच्चों, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, विच शोज दैट वाटर इज हाईली स्टेबल। एंड लिखें, एंड प्रोडक्ट डू नॉट कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डू नॉट कन्वर्ट back into प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्टेंट से नहीं बनाता। जबकि दूसरी साइड पे क्या होता है कि प्रोडक्ट इज अनस्टेबल। बेटा जो H2HI बनता है ना, ये इसी टेम्परेचर पर वापस टूट के H2I2 दे सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स आर unstable, which shows that the product will disassociate and form its reactant and convert back into reactants। ठीक है, convert back into reactants। ठीक है, अच्छा अब एक और डिफरेंस आ जाएगा। क्या? वो तो मैं ऊपर आपके सामने शो कर चुका। ये एरो, दिस एरो रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो, रिप्रेजेंटेड। बेटा ये चीजें जो बता रहा हूं ना, ये आपकी एंड तक काम आनी, मैक्रोमोलेक्यूल वाले चैप्टर तक। तो ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं समझ लें कि बेसिक, असल में हमने जो अभी तक केमिस्ट्री पढ़ी है ना, वो केमिस्ट्री नहीं है। ये जस्ट यूँ कह सकते हैं आपके, हमने मजाक किया। ठीक है, वो जस्ट यूँ कह लें कि रट्टा बेस्ड क्वेश्चंस थे। हाँ जी भाई, क्या बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का? ये है सर। वेपर प्रेशर कितना होता है 25 डिग्री पे? ये है सर। रट्टा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको क्वेश्चन कौन से आने? कॉन्सेप्चुअल। बेटा आपकी असल केमिस्ट्री स्टार्ट होती है केमिकल इक्विलिब्रियम से। और अगर आप मुझसे पूछें, मैं जिसको कहता हूं कि एक्चुअल केमिस्ट्री, वो बेसिकली आपकी चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है। लेकिन दरमियान में इनऑर्गेनिक का पोर्शन आएगा, वो भी रट्टा बेस है। लेकिन अभी जो आगे 4-5 चैप्टर चलने हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, और उन सब का कॉन्सेप्ट डिपेंड करेगा ऑटोमेटिकली इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? ये एक सिंगल फुल हेडेड एरो। इसका मतलब जो हेड है आपने देखा फुल है, लेकिन उसमें हाफ होते हैं। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। फुल हेडेड एरो। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेड बाय two oppositely directed half-headed arrows। यानी बेटा इसमें हमने दो, एक का हेड इस तरफ है, दूसरे का हेड इस तरफ है, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है और हाफ हेड है। इसलिए हम इसलिए कहेंगे कि टू ऑपोजिटली हाफ हेडेड एरो से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्टेंट मे बी कंप्लीटेड, मे बी यू कैन से रिएक्टेंट मे बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट्स मे बी हो सकता है कंप्लीटली, मे बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हो सकता है कि सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, एंड रिएक्शन में कंप्लीट। यूं लिख लें, रिएक्शन विल कंप्लीट, यू कैन से। ठीक है, रिएक्शन मुकम्मल होगा, रिएक्शन विल कंप्लीट। अच्छा, यहां पर क्या होता है? रिएक्टेंट कन्वर्टेड, यू कैन से, यूं लिखें, रिएक्टेंट नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट।
क्योंकि देखो अगर फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं कि बराबर रिएक्शंस हो रहे हैं, तो 5 मोल अगर वाटर उसके HI के बनते हैं तो आगे से वो 5 मोल H2O I2 के भी दे देगा। ठीक है, रिएक्टेंट नेवर कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, कभी भी ये कंप्लीट नहीं होगा मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छा अब हम एक एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद मैं आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन करूंगा जो आप में से शायद किसी बच्चे के ज़हन में आया हो। अगर नहीं आया तो बच्चों ये आप लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप लोग अभी भी वो सोच नहीं अटेन कर पा रहे जो एक अच्छे स्टूडेंट की होनी चाहिए। ठीक है, मैं MD कैटियन नहीं बोलूँगा, एक अच्छे स्टूडेंट की वो सोच होनी चाहिए। मैं अभी आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूँ, 2H2 प्लस O2 गोज टू 2H2O, ठीक है, प्लस, अच्छा ये एक रिएक्शन है। दूसरा आपके पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास बेस है, ये HCl है, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। इस पे हमने एक रिएक्शन किया था, याद हो आप लोगों को, हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी वीडियो आपको पिन कमेंट से मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने उसमें एक्सप्लेन किए हैं, जस्ट 1 मिनट की वीडियो है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की देखें तो सबसे पहले आपके पास आएगी PCl5 की। PCl5 ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है, PCl3 प्लस Cl2, और फिर ये दोनों कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, PCl5। उसके अलावा आप लिख लें, ये हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जांपल भी लिख लें, H2 प्लस I2 गोज टू 2HI। उसके अलावा आप इधर जो है नाइट्रोजन अमोनिया वाली एग्जांपल लिखें, N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग, मैं आप लोगों को नीचे पूछता हूं, मैं इक्वेशन लिख के पूछता हूं। हमारे पास है H2, हमारे पास है I2, हमारे पास बन गया 2HI। हमें कैसे पता चला कि 2HI वापस कन्वर्ट हो रहा है H2I2 में, क्वेश्चन ये है। सोचें हमें कैसे पता चला। बेटा याद रखें, हम हमेशा फिजिकली अगर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं तभी हम उसके बारे में कोई जजमेंटल रिपोर्ट दे सकते हैं। यही वजह है कि सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा में कौन सी सीरीज़ हमने डिस्कवर की थी, बाल्मर सीरीज़। लेमन हालांकि पहले होनी चाहिए थी लेकिन लेमन बाद में हुई है, सबसे पहले कौन सी हुई, बाल्मर। क्यों, क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रा में लाया करती है, उसे हम देख सकते हैं। अच्छा, इसका कलर होता है पर्पल और ये होती है कलरलेस। ये सारी कहानी है बच्चों। जब साइंटिस्ट ने देखा, उन्होंने H2 प्लस I2 किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें इसको एक कंप्लीट रिएक्शन, तो क्या हुआ, HI बना, ठीक है, लेकिन इसका जो पर्पल कलर था ना वो फेड होना शुरू हो गया। फेड होना मतलब कम होना शुरू हो गया। फिर साइंटिस्ट ने क्या देखा कि कुछ देर बाद वो रीअपीयर होना शुरू हो गया, ठीक है, और उसके बाद वो फिर एक इक्विलिब्रियम में आ गया, रीअपीयर हुआ। इट मीन्स कि पहले रिएक्शन आगे गया और फिर पीछे गया, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा और बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा मेरे बच्चों। फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में तेज होता है और बैकवर्ड रिएक्शन एंडिंग में तेज होता है, और इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हुए होते हैं, ठीक है। एंडिंग तो कह ही नहीं सकते क्योंकि होती नहीं है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास अब जो चीज आती है ना, ठीक है, वो है इक्विलिब्रियम, या हम लिखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। मैं इधर एक हेडिंग लगाता हूं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल वर्ड हम क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी,
बेटा जब भी दो रिएक्शन, कोई भी दो रिएक्शन है, वो टेक प्लेस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ वो टेक प्लेस कर रहे हैं, जब उनका रेट एक दूसरे के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो लिखें व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to rate of reverse reaction, जब भी ऐसा हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए किसके, रिवर्स रिएक्शन के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन सेम, यानी उसकी कॉम्पोजिशन नहीं तब्दील हो रही, रिएक्शन मिक्सचर की कॉम्पोजिशन उतनी रह रही है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गए हैं, जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना टूट के रिएक्टेंट भी बना देगा उसी टाइम पे। तो रिएक्शन, द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन सेम, रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स सेम बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम, या यू कैन से सिंपल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं हम। इक्विलिब्रियम बेसिकली दो तरह का होता है मेरे बच्चों। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक वर्ड ही शो कर रहा है, स्टैटिक का क्या मतलब है, जो रेस्ट पे है चीज। और एक है डायनामिक, डायनामिक वर्ड मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है, इसका मतलब यानी कि वो मोशन में है, ठीक है। एक स्टैटिक है, एक डायनामिक है। मैं समझाने के लिए बातें करूंगा जस्ट अभी। बेटा इनकी डेफिनेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो डायनामिक है वो हमारा बेसिक मतलब के है कोर्स होगा इधर। स्टैटिक के बारे में बताता हूं पहले मैं। ये बेटा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है जो कि खड़ी हुई है। अगर ये बिल्डिंग यूं खड़ी है, इट मींस देखो इस पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, इस पे इसके वेट की वजह से फोर्स लगी, इस पे डिफरेंट फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से, लेकिन ये खड़ी है। इट मींस कि इन फोर्सेस को किसी ना किसी चीज ने बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। अगर ये बैलेंस्ड है तो ये खड़ी है, खड़ी है लेकिन ये मूव नहीं कर रही, क्या है, खड़ी हुई है। और कैसी है, इक्विलिब्रियम में। और उस इक्विलिब्रियम को आप क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी इसमें कोई रिएक्शन चल नहीं रहे, यानी ये बिल्डिंग का खड़ा रहना, ठीक है। बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग, लिखें बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग, ठीक है। गिरने की बजाय क्या कैसी रहती हैं, खड़ी। क्यों? क्योंकि इन पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो क्या है, इक्वल हैं, रेदर देन फॉलिंग। लेकिन दूसरी तरफ डायनामिक में क्या होता है मेरे बच्चों, जितने भी ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑल केमिकल, अगर कहीं भी केमिकल इक्विलिब्रियम होगा ना मेरे बच्चों तो वो डायनामिक ही होगा, स्टैटिक नहीं होता, इज डायनामिक। अच्छा डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक में आप देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी टेक प्लेस कर रहा है, ऑल दो बराबर आ गए हैं, रिएक्शन नहीं रुका। हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन रुका नहीं है। अगर 5 मोल HI के बन रहे हैं, ठीक है, तो आगे से उसके 2.5 मोल H2I2 भी निकल रहा है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रहा है, रिवर्स में भी जा रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि चीज रुकी हुई नहीं है, चीज चल रही है, बस क्या हुआ है कि उनके रेट्स बराबर आ गए हैं, ठीक है। और समझ गए हो। अच्छा अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र कर लेते हैं। किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं, और इनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक या सॉरी मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप लिखें मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिंपल भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक या सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं, डायनेमिक या केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट, व्हाट आर दे? फॉलोइंग आर इट्स प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to rate of reverse reaction, rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल। कब अचीव किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम कब अचीव किया जा सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंडीशन समझ लें। इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम, यानी सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज्ड, ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम इन विच सब्सटेंस कैन नेदर लीव नॉर एंटर। लिख लें, इन विच substance can neither leave nor enter। यहां से neither nor का भी पता चल गया कि इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, neither leave nor enter। अब क्लोज सिस्टम का मतलब यह है कि एक सिस्टम है जिसको आपने ऊपर से बंद किया हुआ है, ना आप उसमें कुछ डाल सकते हैं ना आप उससे कुछ निकाल सकते हैं, और इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में अकर करेगा, वैसे वो अकर नहीं कर सकता। अगली चीज है द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन सीजेस। अब इसका क्या मतलब है बेटा, जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा उतना ही रिवर्स रिएक्शन का होगा, तो रेट ऑफ यानी रिएक्शन जो है वो एक जगह पे आकर रुक जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन सीजेस, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर फॉर एग्जांपल देखो यहां से यू मूव कर रहा है, कोई भी आपके पास चीज है, पहले वो 5 थी, ठीक है, और इधर आपके पास आ गया 2, या यूं कह लें आपके पास आ गया 3, ठीक है, ये भी स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। फिर पहले फॉरवर्ड रिएक्शन तेज था, देन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इधर भी 4 इधर भी 4। अच्छा, अब इधर फॉर एग्जांपल 2 अगर इधर जाएगा ना तो 2 उधर से इधर भी आ जाएगा, ओवरऑल ये इसकी कंसंट्रेशन 4 ही रहेगी। अगर 3 इधर से इधर जाएगा ना तो इधर से इधर 3 वापस भी आ जाएगा, ओवरऑल कंसंट्रेशन अब 4 ही रहेगी। तो रिएक्शन जो प्रोग्रेस है उसकी वो भी रुक जाएगी। और इससे एक और बात समझ आ गई कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। द कंसंट्रेशन ऑफ जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट होंगे वो उतने ही रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएंगे बच्चों, वो कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक और बात याद रखनी है, मैंने बोला द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन सीजेस, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन रुका नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन भी अपनी जगह हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी अपनी जगह हो रहा है। ठीक है, अब प्रोग्रेस नहीं हो रही उसमें, यानी वो बढ़ नहीं रहा, लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन तो टेक प्लेस कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक और बात याद रखनी है, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। जो उनका कलर है, जो उनके अंदर डेंसिटी है, वो भी नहीं चेंज करेगी, वो भी वैसे की वैसे रहेगी। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। मैं हर वो चीज़ जो आपके जेहन में उल्टा सीधा आ सकता है ना क्वेश्चन, मैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि मैं एड्रेस कर लूं, लेकिन फिर भी कोई आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है,
बेटा उनकी कंसंट्रेशन आपस में इक्वल रहेगी, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब रिमेन कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि अब आपका जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम है वो ऐसे अटेन हुआ है, यानी ये यहां पर आगे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ये रिएक्टेंट 5 थे, ये 3 थे, आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब क्या होगा बेटा, जो इसकी ये है ना रिएक्टेंट की जितनी कंसंट्रेशन है वो 5 ही रहेगी, अब वो चेंज नहीं होगी। और ये 3 है ना, ये 3 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक उठ के इधर आ जाए और ये 4 हो जाए, ये भी 4, क्योंकि इक्विलिब्रियम 5 और 3 के दरमियान में बना हुआ है, ठीक है। तो इट मींस कि उनकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट, बट बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अकर इन डिफरेंट रेशियो, उनकी रेशियो डिफरेंट हो सकती है, अकर इन डिफरेंट रेशियो। मुझे पता है मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया है थोड़ा सा, ठीक है, मैंने उसको थोड़ी सी लाइनों को आपको लेकिन मैंने इसीलिए उनको कंपेयर करके बार बार बता रहा हूं, बार बार चीज़ों को कंपेयर करके बता रहा हूं कि कंफ्यूज नहीं होना, ये बच्चों वाली बातें हैं शहजादों, कंफ्यूज नहीं होना, हमने कंफ्यूज करना है, हमने खुद कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है द रिएक्शन, अगर तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो द रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पा लेगा, नो मैटर, ये चीज मैटर ही नहीं करती, इक्विलिब्रियम नो मैटर आइदर इट इज स्टार्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, और डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये भी हो सकता है कि रिएक्शन हम शुरू ही ऐसे कर लें कि 2H आए, इसको डिकम्पोज करके हम निकाल लें H2 एंड I2, ठीक है, ये निकाल रहे हैं, तब भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। आप इधर से कर लो, आप इधर से कर लो, और इक्विलिब्रियम ने अटेन अगर होना है तो वो हो ही जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से, कि हम ये तो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम है, लेकिन हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब, यानी उसको हम डिस्टर्ब करेंगे, एंड अगेन अचीव, उसको दोबारा से भी पा सकते हैं, एंड अगेन अचीव अंडर गिवन कंडीशन। बस एक चीज होती है कि जो कंडीशन चाहिए ना इक्विलिब्रियम के लिए, अब डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, वो हम आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। जो गिवन कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम के लिए वो बस पूरी होनी चाहिए, अंडर गिवन कंडीशन ऑफ, यानी उसकी जो वो गिवन कंडीशंस हैं उन्हें हम फुलफिल कर देंगे तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। कंडीशन ऑफ कौन कौन सी होती हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तीनों कंडीशंस अगर हम उसको फुलफिल कर दें जो कि चाहिए होती हैं फॉर यू कैन से इक्विलिब्रियम, तो हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये बड़ा सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाली बातें हैं सारी, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको मज़े मज़े में पढ़ाऊं, लेकिन ये याद हो गया तो समझो आपको बहुत कुछ याद हो गया। केमिस्ट्री बहुत अच्छी खासी याद हो गई, मैं आधी तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छी खासी याद हो गई। तो ये आपके पास आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये दिया किसने था, सबसे पहले लिखे प्रोपोज्ड
प्रोपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? गुलबर्ग ने एंड वेग। ये दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग और वेग। इन्होंने दिया था कब? 1869 में बेटा, 1869 में। ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी पहले तो मैं कॉम्प्लेक्स सी स्टेटमेंट लिखता हूं, लंबी सारी, वो समझें। उसके बाद हम एक सिंपल स्टेटमेंट भी मैं लिख दूंगा। अच्छा, वो क्या है? द रेट एट विच उन्होंने कहा कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट the rate at which a substance react is directly proportional to its active mass। बताता हूं, अभी बताता हूं एक्टिव मास क्या होता है, वेट करो, सब्र करो। टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of the reacting substance बहुत सिंपल बात है। मैं अभी इसको ना सिंपल करके आपको बताता हूं। पहली लाइन क्या लिखी है मैंने? द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन। इस लाइन का सिंपल मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन, कि कितनी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड क्या है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। आगे क्या लिखा उसने? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस। ठीक है, यानी कि एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, मैं सिंपल वर्ड में लिखूं तो यूं लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यानी जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना, उसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब वो कंसंट्रेशन को लिखने के लिए अभी ये सही से नहीं मैंने बताया आपको। ठीक है, वो कहना चाहता है, अच्छा एक्टिव मास की पहले डेफिनेशन हम करते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें देखते हैं। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा समझाऊंगा आपको, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा हम इसको आपको डिफरेंट वे से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एक्टिव मास। और जिस सिंपल डेफिनेशन की बात कर रहा था वो ये मैंने लिखी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एक्टिव मास क्या होता है बेटा? एक्टिव मास क्या होता है? सोचें, आपने पढ़ा है? The concentration in moles, dm cube, mole per dm cube of reactant or product that take part in a chemical reaction, बेटा ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 किलोग्राम H2O है, फॉर एग्जांपल आप उसको 1500 डिग्री का टेम्परेचर दे देते हैं और वो टूट के क्या बना रहा है? H2O2 है। ठीक है, यहाँ पर 2H2O लिख लें, जो भी आपने मतलब समझ जाए मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। अब ऐसा नहीं होगा कि 10 का 10 किलोग्राम रिएक्ट कर रहा होगा, नहीं, उसमें से कुछ हिस्सा रिएक्ट कर रहा होगा, कुछ नहीं कर रहा होगा। जो रिएक्ट कर रहा होगा ना, उसको हम कहते हैं एक्टिव मास। तो सिंपल वर्ड्स में हम ऊपर चलते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। जितना हिस्सा
रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर दो रिएक्टेंट उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। ठीक है, इनका आपने प्रोडक्ट लेना है। सिंपल मायनों में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, वही बात हो गई। ठीक है, अच्छा इधर एक और लिख लें लाइन। एक्टिव मैस को हम एक और चीज कहते हैं, एक्टिव मैस इज मोलर कंसंट्रेशन। ये मोलर कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन इन मोल्स होती है, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट एक्टिव मैस का होता है मेरे बच्चों, मैंने ऊपर ही लिख दिया था, मोल पर डीएम क्यूब। और तीसरी चीज इसको यानी मोल पर डीएम क्यूब, इस पूरे को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या है, हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर ये ब्रैकेट डाल दी इसका मतलब यही है कि क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। ये ब्रैकेट क्या शो करती है, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम ना एक रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, रिएक्शन आपके पास है ए, ठीक है, वो सम होता है बी में, यानी ए प्लस बी होता है, इनके दरमियान में रिएक्शन होता है। अच्छा ये जो है ना लॉ ऑफ मैस एक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, इरिवर्सिबल के लिए नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो प्रोडक्ट बनता है सी प्लस डी। ठीक है, अच्छा अब इधर एक्टिव मैसेज कौन से हैं, ठीक है, एक्टिव मैस कौन से होंगे बेटा, अगर आप एक्टिव मैस ऑफ ए लो ना, एक्टिव मैसेज ऑफ ए, तो वो क्या बनेगा आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट डलेगी साइडों पर ए। इसका मतलब क्या है, ए इन मोल पर डीएम क्यूब। सिमिलरली बी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, ब्रैकेट बी। सी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, उसका एक्टिव मैस रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट सी, और डी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, ब्रैकेट डी। ये तो आपको समझा दिया। अब इधर एक चीज आ रही है, पहले जब इस तरफ जाएगा मेरे बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, फॉरवर्ड। ठीक है, यहां पे लिख लें आर एफ होगा। ठीक है, आर एफ यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, आर आर यानी कि रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो क्या कहता था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, अब आपने लिया ए बी, उसका आपने रिएक्शन करवाया, बन गया सी डी। आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है आर एफ, रिवर्स रिएक्शन है आर आर। अच्छा अब दोबारा से एक दफा स्टेटमेंट पर, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अगर हम फॉरवर्ड के लिए लिखना चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि इधर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि आपने मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालना, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से होते हैं, जो कि एरो के लेफ्ट साइड पे लिखे होते हैं। ठीक है, एरो की टेल वाली साइड पे लिखे होते हैं, ये याद रखना है बस। एरो की टेल वाली साइड पे क्या लिखा है, ए और बी। ठीक है, अब इनके एक्टिव मैस कैसे लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या लिखा था आपने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये हमने लिख दिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अब जब भी हम, आपको पता है कि साइन खत्म करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो एक आता है आपके पास कांस्टेंट, और ये आपके पास क्या है, के एफ। इधर आपके पास कांस्टेंट क्या है मेरे बच्चों, के एफ। के एफ क्या है, के एफ क्या है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसकी डिटेल हम 11वें चैप्टर में बड़े अच्छे से देखेंगे। इधर लिख लें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यहां तक हमने फॉरवर्ड के लिए सारा कुछ कर लिया। अब हम लिखते हैं रिवर्स के लिए, फॉर रिवर्स रिएक्शन। फॉर रिवर्स रिएक्शन देखते हैं आप, फटाफट से दोबारा से वही स्टेटमेंट लिख लें, a प्लस बी इज इक्वल, इसका रिएक्शन हुआ और हो गया c प्लस डी, आर एफ इधर है, आर आर इधर है। अब जरा देखें, मैंने आपको बोला था कि एरो की टेल की तरफ आपके रिएक्टेंट होंगे। अब ये बात याद रखनी है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इधर से इधर को एरो है इसका। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसके लिए वही इक्वेशन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये हो गया प्रोडक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट से होगा एक्टिव मैस, और रिएक्टिंग सब्सटेंस इधर ये होंगे, क्यों? क्योंकि इसकी टेल की तरफ C प्लस डी मौजूद है। प्लस का साइन नहीं लगाना, बल्कि क्या आएगा, कोई साइन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट हो रहा है, आर आर इक्वल हो गया के आर के सी डी। अच्छा, अब एक और बात याद रख लें मेरी, वो क्या है कि इधर जो के आर है उसका नाम भी सेम है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन। गॉट इट? समझ आ गई है बच्चों? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हमने फॉरवर्ड भी लिख लिया, रिवर्स भी लिख लिया। अब हम कहानी शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम की। ये सारा चैप्टर किस पे बेस कर रहा है? इक्विलिब्रियम पे ना। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा मेरे बच्चों? इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट क्या थी? व्हेन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आर एफ बराबर हो जाएगा किसके? आर आर के। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? के एफ इज इक्वल टू ए बी। बिल्कुल वैसे ही आर आर क्या है? के आर इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब आप रीअरेंज कर लें इक्वेशन को थोड़ा सा। रीअरेंज कौन सा मुश्किल है? ठीक है, के एफ के नीचे के आर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, के एफ के नीचे क्या आएगा? के आर, और सी डी के नीचे क्या आ जाएगा? ए बी। ठीक है, अब एक और बात याद रखनी है आपने कि के एफ ओवर के आर किसके इक्विवेलेंट होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। के एफ ओवर के आर बराबर होता है के सी के, और के सी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो यहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं फॉर एनी रिएक्शन। ठीक है, कैसे? के एफ ओवर के आर की जगह क्या आ जाएगा? के सी। के सी किसके बराबर होता है? सिंपल है, मैं आपको लिख के फिर पढ़ के दिखाता हूं। ए बी, इसको पढ़ेंगे कुछ यूं कि के सी बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे क्या होते हैं? हमेशा प्रोडक्ट, और नीचे वाली साइड पे क्या होता है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ऊपर होता है और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट नीचे होता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? के सी पढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या पढ़ते हैं? के सी पढ़ते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली एक कांस्टेंट है। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमने यूनिट निकालना सीखना है। इसकी एक और फॉर्म है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। और इसके अलावा यूनिट्स निकालने बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और उसमें हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट। अल्लाह हाफ़िज़।